मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं लेबर लॉस के बारे में। यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट मंथ में होने वाला है एग्ज़ाम। लेबर लॉस एक टॉपिक ऐसा है जो आता ही आता है। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा लेबर लॉस स्कोप। तो लेबर लॉस क्यों समझना हमें ज़रूरी है और लेबर इवेंचुअली होता कौन है। तो लेबर वो लोग होते हैं जो कि एक इंडस्ट्री में एम्प्लॉय होते हैं, वो काम करते हैं और उनको एक सर्टन सेट ऑफ वेजेस मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे उनके लिए लॉज बनाए जाते हैं। पहले क्या होता था कि जब इंडस्ट्रीज़ आई मिड 18th सेंचुरी के बाद, तो लेबर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करा जाता था। उनसे 12 16 घंटे काम करवाया जाता था। वहाँ पे हाइजीन नहीं होता था, ना उनके पास वर्किंग कंडीशन बहुत बेकार होती थी। तो कुछ लेबर लॉज भी नहीं थे उस टाइम पे। 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, जब आपका इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया, ठीक है। पर टाइम के बाद लेबर लॉज जब आना स्टार्ट हुए, तो लेबर्स की हालत अच्छी होने लगी। वैसे तो दो सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, आपको पता ही होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे लेबर लॉज जो है वो भी मोस्टली जो होते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों में आते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है उनकी क्या वो किस फील्ड में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, अगर बात करूँ लेबर जो है अगर इंडिया की बात करूँ तो अनफॉर्मल सेक्टर में या इनफॉर्मल सेक्टर में है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लॉ एक बॉडी ऑफ लॉ है या एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग है जो कि प्रिसाइड होती है, जो एड्रेस करती है लीगल राइट्स या रिस्ट्रिक्शन वर्किंग पीपल पे और देयर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब सिंपल सिंपल है कि एम्प्लॉयमेंट लॉज वो लॉज होते हैं जो जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम देखेंगे सब बड़े सारे एक्ट पास हुए हैं इवेंचुअली, वो स्पेसिफिकली लेबर्स के लिए हुए हैं ताकि वो आराम से काम कर पाए, उनको जो वर्किंग कंडीशन है उनको अच्छी हो, हेल्दी इन्वायरमेंट मिले और उनकी डिमांड्स को भी रखा जाए, वेजेस को भी ऐसा रखा जाए जो कि अच्छा हो और उनके लिए सही हो। तो इसीलिए लेबर लॉस इम्पॉर्टेंट है। जनरली जो देखा गया है ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं लेबर लॉ। एक तो कलेक्टिव होता है लेबर लॉ और एक होता है इंडिविजुअल लेबर लॉ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जो लॉ जिसको जिस जो रिलेट करता है लेबर या एम्प्लॉयमेंट पे, इंडिया में इसको ब्रॉडली इंडस्ट्रियल लॉ के अंडर कैटेगराइज करा जाता है। क्योंकि यहाँ पे समझिए इंडस्ट्रियल लॉ जो ये जो टर्म इन्हें यूज़ करा है, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लेबर्स देखे जाते हैं, इसीलिए इस टर्म को ज़्यादा यूज़ करा गया है। इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है लेबर लॉज के इवेंचुअली। ये पहला पॉइंट है कि इम्प्रूव करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। एम्प्लॉय वो होता है जो कंपनी में काम कर रहा है, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर देता है। अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है उसको सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा हो, तो वो लेबर को मैक्सिममली यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा, जितना उसे मिले उतना निकालने की कोशिश करेगा। एम्प्लॉय है वो जितना करेगा वो ही सोचेगा कि जो मैं कंपनी में कर रहा हूँ, अपना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, वो सफिशेंट होने चाहिए और उसके हिसाब से उसे वेजेस मिलने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का जो नज़रिया देखने का अलग हो जाता है। इसी वजह से इंडस्ट्रियल लॉ ये जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में लेबर लॉज बहुत इम्पोर्टेंट काम कर देते हैं, जो कि इम्प्रूव करते हैं रिलेशन। कि मान लो कुछ जैसे एम्प्लॉयर्स के लिए कर दिया कि आपके लिए एक 8 आवर्स या 8 आवर्स वर्किंग कंडीशन दे दी, या कुछ ऐसा काम कर दिया जो बहुत ही उनके लिए सही हो। और एम्प्लॉयर के लिए कि उनको जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा मिले, है ना। सेकंड है मिनिमाइज़ करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्योंकि अगर लेबर ही खुश नहीं है तो इवेंचुअली बहुत सारे डिस्प्यूट में जाएंगे, तो इससे डिस्प्यूट कम होंगे। थर्ड है प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन से, किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन जो वर्कर्स पे होती है
वेजेस को लेकर हो सकती है, मेंटल हेल्थनेस इलनेस की हो सकती है, बड़ी सारी चीज़ों की होती है। हेल्प वर्कर्स इन गेटिंग फेयर वेज का जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मिनिमम द लेबर अनरेस्ट एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्राइक्स। अगर लेबर की डिमांड नहीं सुनी जाएगी, उनको वेजेस नहीं मिलेंगे, तो फिर वो हड़ताल में चले जाएंगे, जो कि बड़े सारे मूवमेंट में देखा गया है। पास्ट के मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंश्योर जॉब सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को मैंने 1 महीने के लिए रखा वर्कर्स को और फिर बाद में निकाल दिया। प्रमोट करता है हेल्दी इन्वायरमेंट कंडीशन वर्क प्लेस में, और ये प्रोवाइड करता है कंपनसेशन जो वर्कर्स को मिलती है अगर उन कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। हेल्दी इन्वायरमेंट वही है कि अच्छा इन्वायरमेंट मिले, और कंपनसेशन तब मिल जाता है अगर कुछ एक्सीडेंट होते हैं ना। यहाँ पे हम कुछ लॉस को अब बेसिकली 2 चीज़ों में डिवाइड करने वाले हैं। एक है प्री इंडिपेंडेंट के क्या लॉस थे, लेबर लॉस, और पोस्ट इंडिपेंडेंट के क्या लॉस थे। तो पहला आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल, अगर इंडस्ट्री की बात करें, जब इंडिया में आ गई थी, मशीनरी आ गई थी, जब ब्रिटिशर्स ने सेटअप करा था पूरा, तो पहला जो लॉ बना था वो है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881 का। ये इंक्रीज़ करता है कॉस्ट ऑफ इंडियन लेबर की, जो फेवर करते हैं ब्रिटिश टेक्सटाइल को। यहाँ पे 8 आवर्स अ डे का था, ओवर टाइम वेजेस का है, अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर भी था, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन एट नाइट, ठीक है। फिर बाद में 10 साल बाद इंडियन फैक्ट्री एक्ट बना 1891 का, जिसमें 11 आवर्स का दिया था वुमेन के लिए। उसमें ब्रेक मिलेगा उनको 90 मिनट्स का, और ये रेज करता है एज ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे वुमेन की तरफ ज़्यादा ने बर्डन डाल दिया है। पहले तो बहुत लीनियंट थे, अब हार्श हो गए बहुत। थर्ड जो था वो है वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923। यहाँ पे एम्प्लॉयर को कंपनसेशन मिलेगा कोई भी इंजरी जो सफ़र करता है वो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, ठीक है। मतलब कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ है, एक्सीडेंट अगर कंपनी की तरफ से होता है मतलब, तो वहाँ पे उसको मिल जाएगा कंपनसेशन। फिर बाद में 1923 से अब 3 साल बाद जा रहे हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये इम्पोर्टेंट एक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इस एक्ट में लीगलाइज कर दिया था ट्रेड यूनियन को, ठीक है। जो भी कोई 7 वर्कर्स है, अगर वो फॉर्म कर रहे हैं ट्रेड यूनियन, तो वो रजिस्टर कर सकते हैं और एक कलेक्टिव बार्गेनिंग नेगोशिएशन में आ सकते हैं। ये एक्ट अलाउ करता है यूनियनाइजेशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, ठीक है। उसी साल में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे अब चीज़ें तो थोड़ी बदल जाती है क्योंकि ट्रेड यूनियन का एक्ट हमने देखा अभी 26 में आया, उसकी वजह से स्ट्राइक्स बहुत बढ़ने लगी थी। इसी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट बना उसी साल में, जो रिस्ट्रिक्ट करता है राइट ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट कर सकता है। बट नो मशीनरी, जो जो मशीनरी है वो प्रोवाइड नहीं थी डिस्प्यूट्स में। यहाँ पे अमेंडमेंट में भी हुआ था 1938 में, तो 12 साल बाद ये ऑथराइज करता है गवर्नमेंट को कि अपॉइंट कर सकता है कंसिलिएशन ऑफिसर्स। कंसिलिएशन ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स होते हैं जो इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट आ रहा है बीच में, उसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक एम जोशी थे उस टाइम पे जो चेयरमैन थे इसके। रॉयल कमीशन जो थे लेबर में, वो 1929 से लेके 1931 में बने थे। तो मतलब 3 साल बाद, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के 3 साल बाद आया है। इसमें अपॉइंटमेंट होता है लेबर ऑफिसर्स का। सेकंड है प्रोविज़न, इसमें कैंटीन का फैसिलिटीज़ थी कि अब लेबर आएंगे, खाने का भी रहता है सीन कि भूख लग जाती है, पानी वानी लग जाती है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर ऑफिसर्स भी हैं और प्रोविज़न ऑफ कैंटीन फैसिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एम जोशी है और एक और बंदे हैं जो यहाँ पे थे। अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, 1926 में जो था वहाँ पे कोई ऑफिसर्स नहीं था जो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया था, जो कि अगेन वेरी इम्पोर्टेंट है। ये 1936 में आया था। इसमें एम्पावर्ड होता है एम्प्लॉयज़
कि वो डिडक्ट कर सकते हैं वेजेस किसी भी एम्प्लॉयज़ का अगर वो एब्सेंट हो विदाउट रीजनेबल कॉज। ठीक है, कि मतलब कुछ ही वजह से वो चले गए, उन्होंने बताया नहीं कि किस वजह से वो छोड़ के चले गए, वॉट एवर रीज़न वो काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे डिडक्शन हो सकता है वेजेस का। ठीक है, क्योंकि ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो कंपनी होल्डर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो ये पॉइंट। एट्थ है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। ये स्टैंडिंग ऑर्डर था 1940s का। ये डिज़ाइन था, डिफाइन करता है टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इम्पॉर्टेंट है, तो ये डिफाइन कर रहा है। और ये वर्कमैन को कलेक्टिव वॉइस दे रहा है रिगार्डिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंश्योर करता है कंडीशन ऑफ सर्विस, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये 1940 का लास्ट था। इसके बाद आप देख सकते हो 1947 पे आ गए हम। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट वाले हम कैटेगरी में आ गए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये सिक्योर करता है गुड रिलेशन एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में। एक इन्वेस्टिगेशन और सेटलमेंट होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, ये प्रोविजन इसमें था। ये प्रिवेंट करता है इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स, रिलीफ देता है वर्कमैन को, और कलेक्टिव बार्गेनिंग है। सेकंड जो पॉइंट है वो है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये रेगुलेट करता है वर्किंग कंडीशन जो फैक्ट्रीज में होती है, रेगुलेट करता है हेल्थ को, सेफ्टी वेलफेयर को, और एनुअल लीव देता है। और कुछ स्पेशल प्रोविजन होते हैं यंग पर्सनस के लिए, वुमेन के लिए या चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखो 1948 47 में आया, फिर 48 में आया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं 48 में ही मिनिमम वेजेस एक्ट आता है। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के अंडर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक फिक्स कर दिया था कुछ मिनिमम वेज का रेट, जो कि देना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट थी, और ये रिव्यू होगा इंटरवल्स में, और यहाँ पे 5 साल तक का टाइम दिया था कि 5 साल के बाद एक्सीड नहीं होगा। तो जैसे 5 साल के बाद गवर्नमेंट देखेगी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कुछ ऐसी चेंजेस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी रेट को बढ़ा देगी। ये ऐसा चीज़ रहता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 का इम्पॉर्टेंट एक्ट है। ये एक्ट एम करता है, प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी किसको, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को। ये एक्ट मेनली प्रोवाइड करता है रिटायरमेंट जो ओल्ड एज पर्सनस के लिए होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया या सुपर एनुएशन हो गया। तो पेंशन इंपॉर्टेंट होता है कि 60 तक ही एक एम्प्लॉय काम करता है, उसके बाद फिर रिटायर्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट ये एक्ट है वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, और ये अमेंड हुआ था 2017 में। ये एक्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है वैसे तो एम्प्लॉयमेंट वुमेन का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैटरनिटी, और ये इंटाइटल करता है उनको कि उनको फुल पेड एब्सेंस मिलता है वर्क में, ताकि वो अपने बच्चे की हेल्थ देख सके, अपने बच्चे को टाइम मतलब अपने प्रिकॉशन के लिए कि वो घर पे ही रहे, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें बच्चे से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती, इसलिए अमेंडमेंट जो हुआ था 2017 में हुआ था, ये बेसिकली इंक्रीज़ कर रहा है मैटरनिटी लीव, और ये 26 वीक्स तक ले रहा है, जो कि हर में है इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर। जस्ट रिवीजन, ये क्रोनोलॉजी इम्पॉर्टेंट बन जाती है। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है यूपीएससी ईपीएफओ के। अगर बात करूँ लेबर लॉस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री इंडिपेंडेंट में जो हमने देखा वो है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 883, फिर 10 साल बाद आता है इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891, फिर आता है वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, फिर आता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फिर ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, और फिर अमेंडमेंट होता था 38 में। रॉयल कमीशन लेबर में आया था 1929 से लेकर 31 तक, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंट पे हमने 5 देख लिए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947,
फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, और लास्ट में हमने देखा अभी मटर्निटी बेनिफिट 1961, और जो अमेंड हो गया था 2017 में। तो ये यहाँ तक के लिए इम्पोर्टेंट था। पहला लेक्चर है ये मेरा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका भी जल्दी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय।